उन्हें अगर कोई परिंदों के अंदर समेटती है तो अंधो। नाली के किनारे पड़े पड़े मदन ने सोचा, अब तो ये दुनिया मेरे लिए ख़त्म हो गई है। क्या मैं जी सकूँगा? ज़िंदगी में कभी हंस भी सकूँगा? वो उठा और उठ के घर के अंदर चला आया। सीढ़ियों के नीचे गुस्लखाना था, जिसमें घुसकर अंदर से कबाड़ बंद करते हुए मदन ने एक बार फिर इस सवाल को दोहराया, मैं कभी हंस भी सकूँगा? और वह खिलखिलाकर हंस रहा था। हालांकि उसके बाप की लाश भी अभी पास ही बैठक में पड़ी थी। बाप को आग में हवाले करने से पहले मदन अर्थी पर पड़े हुए जिस्म के सामने टंडूत के अंदाज में लेट गया। ये उसका अपने जन्मदाता को आखिरी प्रणाम था। जिस पर भी वो रो ना रहा था। उसकी ये हालत देखकर मातम में शरीक होने वाले रिश्तेदार मोहल्ला सुन से रह गए। फिर हिंदू राज के मुताबिक सबसे बड़ा बेटा होने की हैसियत से मदन को चिता जलानी पड़ी। जलती हुई खोपड़ी में कपाल करपा की उठी मारनी पड़ती। औरतें बाहर ही से शमशान के कुएं पर से नहाकर लौट चुकी थी। जब मदन घर पहुंचा तो वह कांप रहा था। धरती माँ ने थोड़ी देर के लिए जो ताकत अपने बेटे को दी थी, रात घर आने पर फिर से हॉल में ढल गई। उसे कोई सहारा चाहिए था, किसी ऐसे जज्बे का सहारा जो मौत से भी बड़ा हो। इस वक्त धरती माँ की बेटी जंग दुलारी अंधु ने किसी घड़े में से पैदा होकर इस राम को अपनी बाहों में ले लिया। इस रात को अगर अंधु अपना आप यूं इस पर निसार ना करती तो इतना बड़ा दुख मदन को ले डूबता। 10 ही महीने के अंदर अंदर का दूसरा बच्चा चला आया। बीवी को इस दोज़ख की आग में धकेल कर खुद अपना दुख भूल गया था। कभी कभी उसे ख्याल आता, अगर मैं शादी के बाद बाबूजी के पास गई होती तो अंधु को ना बुला लेता तो शायद वो इतनी जल्दी ना चल देते। लेकिन फिर वो बाप की मौत से पैदा होने वाले खसारे को पूरा करने में लग जाता। कारोबार जो पहले बेतवजही की वजह से बंद हो गया था, मजबूरन चल निकला। इन दिनों बड़े बच्चों को मदन के पास छोड़कर छोटे को छाती से लगाए मैं अंधु में के चली गई। पीछे मन्ना तरह तरह की जिद करता था, जो कभी मानी जाती थी और कभी नहीं। मेके से अंधु का खत आया, मुझे यहाँ अपने बेटे के रोने की आवाज़ आ रही है, उसे कोई मारता नहीं। मदन को बड़ी हैरत हुई, एक जाहिल अनपढ़ औरत ऐसी बातें कैसे लिख सकती है। फिर उसने अपने आप से पूछा, क्या ये भी कोई रटा हुआ फिक्रा है? साल गुजर गए, पैसे कभी इतने ना आए कि इनमें से कुछ पेश हो सके, लेकिन गुजारे के मुताबिक आमदनी ज़रूर हो जाती थी। वक्त इस वक्त पर होती जब कोई बड़ा खर्च सामने आ जाता। कंदन का दाखला हो देना है, दुलारी मुन्नी का शगुन भिजवाना है। इस वक्त मदन मुंह लटका कर बैठ जाता और फिर अंधु एक तरफ से आती, मुस्कुराती हुई और कहती, क्यों दुखी हो रहे हो? मदन उम्मीद भरी नज़रों से इसकी तरफ देखते हुए कहता, दुखी ना हूँ, कंदन का बीए का दाखला देना है। मुन्नी अंधु फिर हंसती और कहती, चलो मेरे साथ। और मदन भीड़ के बच्चे की तरह अंधु के पीछे चल देता। अंधु संदल के संदूक के पास पहुंचती, जिसे किसी को मदन समेत हाथ लगाने की इजाज़त ना थी। कभी कभी इस बात पर खफा होकर मदन कहता, मरोगी तो इसे भी छाती पर डालकर ले जाना। और अंधु कहती, हाँ ले जाऊंगी। फिर अंतर वहाँ से मतलूबा रकम निकाल कर रकम सामने रख देती। ये कहाँ से आ गए? कहीं से भी, तुम्हें आम खाने से मतलब है? फिर भी तुम जाओ, अपना काम चलाओ। और जब मदन ज़्यादा इसरार करता तो अंधु कहती, मैंने एक शेर दोस्त बनाया है ना। और फिर हंसने लगती। झूठ जानते हुए भी मदन को यह मजाक अच्छा न लगता। फिर अंधु कहती, मैं पूरा लुटेरा हूँ, तुम नहीं जानते। सखी और लुटेरा, जो एक हाथ से लूटता है और दूसरे हाथ से गरीब गुरबा को दबा देता है। इस तरह मुन्नी की शादी हुई, जिस पर ऐसे ही लूट के जेवर बिके। कर्जा चढ़ा और फिर उतर भी गया। ऐसे ही कंदन भी ब्याह गया। इन शादियों में अंधु वही हथभरा करती थी और माँ की जगह खड़ी हो जाती। आसमान से बाबूजी और माँ देखा करते और फूल बरसाते, जो किसी को नज़र ना आते। फिर ऐसा हुआ, ऊपर माँ और बाबूजी में झगड़ा चल गया। माँ ने बाबूजी से कहा, तुम बहू के हाथ की पक्की खाकर आए हो, उसका सुख भी देखा है, पर मैं नसीबो जली ने कुछ भी नहीं देखा। और ये झगड़ा जिष्णु महेश और शिव तक पहुंचा। उन्होंने माँ के हक में फैसला दे दिया और यूं माँ मात लोकों में आकर बहू की कोख में पड़ी
اور اندو کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ پھر اندو ایسی دیوی بھی نہ تھی۔ جب کوئی اصول کی بات ہوتی تو نند دیور کیا خود مدن سے بھی لڑ پڑتی۔ مدن راست بازی کی اس پتلی کو خفا ہو کر ہریش چندر کی بیٹی کہا کرتا تھا۔ چونکہ اندو کی باتوں میں الجھاؤ ہونے کے باوجود سچائی اور دھرم قائم رہتے تھے، اس لیے مدن اور کنبے کے باقی سب لوگوں کی آنکھیں اندو کے سامنے نیچے رہتی تھیں۔ جھگڑا کتنا بھی بڑا ہو جائے، مدن اپنی شوہری زوم میں کتنا بھی اندو کی بات کو رد کر دے، لیکن آخر سب ہی سر جھکائے اندو ہی کی شرن میں آتے تھے اور اسی سے چھما مانگتے تھے۔ نئی بھائی آئی کہنے کو تو وہ بھی بیوی تھی، لیکن اندو ایک عورت تھی جسے بیوی کہتے ہیں۔ اس کے الٹ چھوٹی بھابھی رانی ایک بیوی تھی جسے عورت کہتے ہیں۔ رانی کے کارن بھائیوں میں جھگڑا ہوا اور جے پی چاچا کی معرفت جائیداد تقسیم ہوئی، جس میں ماں باپ کو جائیداد تو ایک طرف، اندو کی اپنا بنائی ہوئی چیزیں بھی تقسیم کی زد میں آ گئی اور اندو کلیجہ مسمس کر رہ گئی۔ جہاں سب کچھ ہو جانے کے بعد اور الگ ہو کر بھی کندن اور رانی ٹھیک سے نہیں بچ سکے تھے، وہاں اندو کا نیا گھر دنوں ہی میں جگمگ جگمگ کرنے لگا تھا۔ بچی کی پیدائش کے بعد اندو کی صحت وہ نہ رہی۔ بچی ہر وقت اندو کی چھاتیوں سے چمٹی رہتی۔ جہاں سبھی گوشت کے اس لوتھڑے پر تھو تھو کرتے تھے، وہاں ایک اندو تھی جو اسے کلیجے سے لگائے پھرتی، لیکن کبھی خود پریشان ہو اٹھتی اور بچی کو سامنے جھلنگے میں پھینکتے ہوئے کہہ اٹھتی، "تو مجھے بھی جینے دے گی ماں؟"